युद्ध की बात कौन कर रहे हैं जिनका कोई इतिहास ही नहीं आजादी की लड़ाई में लड़ने का? अब ये यहाँ खड़े होकर शेर की तरीके से बोल रहे हैं। बात आम की शेर की हो, तरीके से अमरूद बोल वाला रहे हैं। बेचने आ गए। हकीकत ये कि बंदे मातरम कह के बंदे मातरम कह के कोई इंसान आदमी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा। बात एक आदमी आजादी की लड़ाई में नहीं जेल गया। एक आदमी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा। यहाँ आपको बता रहे हैं। अरे जब लड़ने की जरूरत थी तब आप लड़ नहीं रहे थे। तब तो आप फिल्म में घुसे हुए थे। गजब बेइज्जती है। एक मिनट, अभी आप सोच रहे इतना लंबा बोला। सुनिए, ये बोलने की बात करते हैं। गटर से गैस बनाने के लिए तो विवेक चाहिए ना। लगातार बोल रहे हैं। गटर से गैस बनाने के लिए तो विवेक चाहिए नहीं चाहिए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनिए भाई, अब ये सोना भी बना लेते हैं ना, आलू से सोना भी बनाने के लिए लेते हैं। एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ, अभी इनकी पोल खोलता हूँ। ये 2006 में तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम एशिया में हालात कोई नए नहीं हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच तनाव एक दिन या एक हफ्ते का नहीं, यह टकराव पिछले एक महीने से ज्यादा समय से लगातार गहराता जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इस जंग के मैदान तक सीमित नहीं है। सवाल है उन असरात का जो इस टकराव से पूरी दुनिया झेल रही है। यह लड़ाई मिसाइलों और बमों तक नहीं रुकी है। इसका सीधा असर पड़ता है तेल, गैस सप्लाई चेन और बढ़ती महंगाई पर। और जब बात ऊर्जा की आती है तो भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। तो आज सवाल सीधा है, क्या भारत इस लंबे चलते वैश्विक संकट के लिए तैयार है या फिर इसकी कीमत आम नागरिक को अपनी जेब से चुकानी पड़ेगी? इन्हीं सवालों पर आज होगी एक जिम्मेदार, तथ्यपरक और बेबाक बहस। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इन दो धुरियों के अकड़ के बीच में पूरी दुनिया को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है और भारत सरकार कैसे तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय पूरे विश्व के सामने पश्चिमी एशिया का युद्ध एक बड़ा संकट बनकर खड़ा है और स्थिति निरंतर चिंताजनक होती जा रही है। और सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर है और इसका पूरे विश्व पर प्रभाव है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में 30 से 50% तक बढ़ी है। अमेरिका में 30% के आसपास, नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका में बढ़ी है। यूरोप में 20% बढ़ी है और अफ्रीकी देशों में 50% तक कीमत बढ़ी है। इसके बावजूद भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस परिस्थिति में पूरी सतर्कता, सजगता और संवेदनशीलता के साथ चुनाव है, इसलिए आप प्राइस नहीं बढ़ा रहे हो। कि पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी को घटाया है, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को समाप्त किया है और एक्सपोर्ट पर, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। यानी जिस चीज को महंगा करना था एक्सपोर्ट को, उसको महंगा किया है और आम आदमी के ऊपर भार न पड़े उसके लिए पेट्रोल के ऊपर एक्साइज को कम किया है। और देखिए, रामनवमी का पर्व गुजरा है और तुलसीदास जी कह गए हैं कि भगवान राम क्या प्रेरणा देते हैं कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी जिस चीज को महंगा करना था, तो मैं कहना चाहूंगा एक्सपोर्ट महंगा किया और कम किया एक्साइज आज, और प्रभु राम की प्रेरणा से मोदी गरीब। सराहनीय कदम है जो आपने कम किया 10 रुपए, लेकिन ये चुनाव है, इसके लिए आप प्राइस नहीं बढ़ा रहे हो। ये भी उतना ही सत्य है। एक लोकसभा के सांसद आज, अच्छी बात है कि कम से कम एक सार्थक बहस यहाँ पर हो। देखिए, अकड़ इन दोनों धुरियों की है। ईरान की अपनी है, अमेरिका इजराइल की अपनी है, पूरा विश्व रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी? निश्चित रूप से सुधांशु जी, जिन बातों को आपने कहा है, जो आपने आज जो रिड्यूस किया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को आपने फायदा पहुंचाया है और जो आपने रेट बढ़ाया है, अगल बगल देशों का आपने जो उदाहरण दिया है, पड़ोस खाए तो हमारा पेट नहीं भरेगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सही बात। भारत को क्या हो रहा है ये हमारे लिए पड़ोसी खाएगा उससे हमारा पेट थोड़ा भरेगा। पीछे जा रहा हूँ। 106.9 जो डॉलर प्रति बैरल था, उस समय हमारा रेट जानते हैं क्या था? भारत में मनमोहन सिंह जी के टाइम में पेट्रोल का 71 रुपया था, डीजल का 56 था और वॉर के टाइम में जो क्रूड ऑयल जब $70 प्रति बैरल था, आपका रेट क्या था? 94 था। अब किसकी बात कर रहे हैं? स्थिति ये हो गई है, निश्चित रूप से युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। युद्ध अपने आप में एक मसला है, ये मैं मानता हूं, लेकिन पैसिव स्मोकर की तरह हमारा भी इस पे एक दुष्परिणाम हमके झेलने का पड़ रहा है, क्योंकि 90% हम वहां से हम आयात कर रहे हैं। ये अलग बात है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम तो आयात निर्भर भारत बन गए हैं। ये आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। और जब हम लोगों ने चलते सदन में चर्चा की हमने बात की, संसद में सवालों की गूंज दबा दी गई।
संसद में सवालों की गूंज दबा दी गई, जनता की मुश्किलें पर चुप्पी साध ली गई। ये आपकी पॉलिसी बनी हुई है। हम आप यहां 56 इंच सीने की बात कर रहे हैं। कल देखे किसी ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान दलाल है। ये आप चिंतन करने की बात है। सेंटर स्टेज अगर कोई जिसको खाने का नहीं है, वो सेंटर स्टेज में अगर बात करें तो भारत कहां पे है? कहां है विश्व गुरु? कहां है हमारा? सही सवाल है। प्रश्न इस चीज का है। पाकिस्तान कैसे किसी की मध्यस्थता अभी कर सकता है? मैं वो वाजपेयी भी जी की बात शांति करना चाहूं, मध्यस्थता। क्योंकि हमारे भाई साहब यहाँ पे है। वाजपेयी 2003 में जब यहाँ पे वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ था, वाजपेयी जी ने सदन में चर्चा कराया था इसमें। आप चर्चा से भाग रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। थोड़ा और एक चीज और मैं बता दूं, नेहरू जी 1962 में चाइना का वॉर था, जनसंघ के 4 मेंबर थे, वाजपेयी आदरणीय वाजपेयी जी भी उसमें मेंबर थे। चर्चा उसमें हुई है। हाल के दिनों में चाहे अगर हम ये राजीव गांधी जी की बात करें, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, उसके बारे में चर्चा हुई। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? प्रश्न इस चीज का। ठीक है, एक जवाब इसका दे दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों को। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से स्वयं आकर दोनों सदनों में वक्तव्य दिया है। अब रही बात उसकी, वो विषय छोड़ दीजिए। 62 की लड़ाई नवंबर में हुई, तो नवंबर में हमेशा भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा था, कोई एडिशनल सत्र नहीं हुआ था। चर्चा की बात और पीछे जाने की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं 1991 में भी ऑयल क्राइसिस आई थी, जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था। हम लोग उस समय स्टूडेंट थे। प्रधानमंत्री की 24-25 दिन गुजर जाने के बाद भी संसद भवन में आकर के एलपीजी और बयान पेट्रोलियम दिए। तो छोड़िए, आधी ट्रेनें बंद हो गई थी। ये भी बताइए कितने और दिनों मैं के चैलेंज बाद? करके कहता हूं, अटल जी अडवाणी जी का एक बयान दिखाइए उस समय की सरकार के खिलाफ। हमने आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास नहीं किया। कि समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उल्टे पलटे जा रहे हैं, हमारे जहाज पे झटके लग रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए सुनामी दोषी नहीं है। ठीक है, उसके लिए इसका जहाज के जवाब, कैप्टन इसका दोषी जवाब, जल्दी से। मुझे आज ही पता चला मैं कि ये पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चराग हमने चला। मुझे बहुत अच्छा कि इनके पास ये मुझे आज भी पता शायरी चला कह कि करके केवल आप वहाँ ताली एमपी नहीं पिटवा हैं, आप लेते तो हैं। ज्योतिष भी हैं और भविष्य के बारे में अच्छा बोलते हैं, लेकिन अंदाज है। आप इतिहास पे बोलते हैं, मैं वर्तमान पे बात करना चाहता हूं। और वर्तमान में स्थिति क्या है आपके? मैं थोड़ा 1-2 चीज बता रहा हूं आपको। भंडारण कैपेसिटी क्या, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है हमारे? पर डे जो है, पर डे अगर मैं ऑयल की बात करो, 90 करोड़ लीटर पर डे की खपत है। 3000 मेरे करीब तकरीबन 4000 करोड़ रुपए पर डे खर्च हमारा हो रहा है। उस पे ऑयल पे हमारा, गैस पे क्या है, एलपीजी पे क्या है? आपका 2 ही जगह है, आपका 2 ही जगह स्टोरेज कैपेसिटी है। वो भी कितना है? 1,60,000 उस पे टन का है, मीट्रिक टन का है, और हम 80 लाख टन का प्रतिदिन का खपत है। स्टोरेज कैपेसिटी 2 दिन और उसका 9 दिन का है, और आप कह रहे चिंता करने की बातें नहीं है। मोदी जी ने, मैं समझता हूं इतने ये लोग कैलकुलेटेड वे में चलते हैं। अभी हम स्टेट से बात करें, ये अलग बात है। आप भाजपा शासित राज्यों के आप प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि दो राज्यों की मैं जरूर बात करना चाहूं। झारखंड में, झारखंड के साथ जैसा आप सौतेला व्यवहार किए हैं, अभी ये जो आपदा आई है ना, यहाँ हिमाचल प्रदेश में घूम के आया, उनके भी आपने क्या दिया है? अभी जब संकट आया तो पूरे राज्य याद पड़ रहा है। तो ये तो पहले समझना होगा। मैं इसलिए इस बात को कहीं समझना होगा कि आप राज्यों से बात करें तो ये ना जिम्मेवारी अभी से राज्यों पे थोप रहे। हमने राज्यों को आगाह किया, आप आगाह करके पैनिक तभी आप बना रहे हैं, लेकिन जो उपाय ढूंढने थे वो उपाय आज भी आप नहीं ढूंढ रहे हैं। आशुतोष जी, आपके पास अब आते हैं। अगर भारत के नजरिए से देखें, क्योंकि अब मैं चाहती हूं कि भारत के अंदर दोनों राजनीतिक पार्टियों ने भाई चर्चा कर ली स्थिति पर, युद्ध को कौन खींच रहा है आपकी नजर में? अगर इसका विश्लेषण करें, युद्ध जो की स्थिति बनी हुई है, ट्रंप और नेतन्याहू इसको खींच रहे हैं या ईरान खींच रहा है? कभी वो 15 सूत्री कार्यक्रम लेकर आते, कहते हैं वो बातचीत अच्छी चल रही है, युद्ध खत्म हो रहा है, फिर कुछ और हो जाता है। सुधांशु जी काबिल प्रवक्ता है, लेकिन इतिहास का एक तथ्य वो गलत बोल गए। स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1962 में, 14 नवंबर को उस पर बाकायदा प्रस्ताव पारित होता। आपने कहा था कि उस वक्त संसद सेशन चल रहा था। आजकल के चैट जीपीटी के जमाने में 2 मिनट के अंदर जानकारी मिल जाती है, तो हो सकता है आपके मुंह से निकल गया। सेशन चल ही रहा है। सवाल क्या है? सवाल इस बात को लेकर यह कि दरअसल आज की तारीख में ईरान चाहता है कि युद्ध, आशुतोष ने बोला कि सेशन चल ही रहा था। ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध फौरन बंद हो। क्यों? क्योंकि ईरान समझ गया है कि ट्रंप अगर इसी तरीके से युद्ध में फंसे रहेंगे तो उनकी राजनीतिक मृत्यु भी हो सकती है, उनका राजनीतिक करियर खत्म भी हो सकता है। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका के अंदर 4 में से सिर्फ 1 आदमी युद्ध के पक्ष में हो, 26%, सिर्फ 1। अरे सर, लाखों लोग सड़कों पे विरोध करने उतरे हुए हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिखाइए आप लोग। 37%, वर्स देन जो बाइडन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी परसों चुनाव हुआ है पाम बीच डिस्ट्रिक्ट में, जो दरअसल जहां पे ट्रंप का अपना घर है मार-अ-लागो, वहां पर रिपब्लिकन चुनाव हार गए हैं और डेमोक्रेट चुनाव जीत गए हैं। और पिछले 1 साल में रिपब्लिकन स्टेट एंड बैटल ग्राउंड स्टेट में 29 चुनाव हुए हैं, और 29 के 29 चुनाव ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी हारी, चुनाव हार गए हैं। और अगर यही स्थिति बनी रही तो मिड टर्म इलेक्शन भी
सेनेट और कांग्रेस का ट्रंप हारेंगे। ठीक। दूसरी बात क्या है कि अगर आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, मिडिल ईस्ट के देशों में ट्रंप को लेके एक संशय पैदा हो गया कि आपने हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की थी और आज हम पे जब हमला हो रहा था आप कहीं नहीं थे। नाटो कंट्रीज बुरी तरीके से इस वक्त ट्रंप को लेकर नाराज है कि तुम्हारी आपकी वजह से पूरा क्राइसिस हो रही है। तो जो ईरानियन पॉलिटिक्स है, ईरानियन रणनीति है, वो सर्वाइव एंड एग्जॉस्ट की है कि हम तो मर रहे हैं, हम सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को इतना आगे बढ़ा दो कि अमेरिकन के लिए वहां से निकलना मुश्किल हो जाए और एग्जॉस्ट होकर अंत में वो। संगीत रागी जी माइक उठाइए और आप बताइए कि क्या आप उनकी बात से सहमत है? क्या वाकई ईरान इस युद्ध को खींच रहा है? डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं? देखिए, ईरान पर 14,000 से ज्यादा बॉम्बिंग हुई है, जिसमें 10,000 तो बॉम्बिंग जो है अमेरिका ने किया है और 4,000 के आसपास बॉम्बिंग जो है वो इजराइल ने किया है, ईरान के बेसेस और बाकी जगह। इसमें ईरान कितना बर्बाद हुआ होगा इतना बताने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न बाकी जगह पर क्या हो रहा है वो खबरें आती है, लेकिन ईरान में कोई जाकर के टीवी चैनल भी नहीं जाकर रहा है वहां पर। वार कवरेज वहां से लगभग जीरो है वहां से। इसलिए वो कितनी स्थिति, ऐसी स्थिति में, बुरी स्थिति में है, ये अभी हम दुनिया को नहीं पता लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत निगेटिव पड़ रहा है। इन्फ्लेशन 4% ग्लोबल तौर पर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, बढ़ रहा है। ग्लोबल जो ग्रोथ है उसको भी कहा जाता है 2.9% की कमी होने जा रही। क्या ये वॉर ईरान लंबा खींच सकता है? मेरा उत्तर है नहीं। ईरान जिसे कह सकते हैं, क्या इस वॉर को सिर्फ नेतन्याहू और अमेरिका बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यूएई का आप स्टेटमेंट पढ़िए कल का। यूएई के स्टेटमेंट ने कहा है कि जब शुरुआत ही किए हो तो इसको पूरी तरीके से पीटो। जैसे कहा जाता है ना, सांप को मारना है तो उसका पूरी आंख नाक पूरा तोड़ ताड़ करके ही निकलो, उसको जिंदा बचे रहने मत दो। ये किसकी इच्छा है? ये सऊदी अरब की इच्छा है। ये एक बहरीन को छोड़ दें, सिया मुल्क को छोड़ दें, तो यही कतर चाहता है, यही सऊदी अरब चाहता है, यही यूएई चाहता है। तो ये मत आप चाहिए कि सिर्फ नेतन्याहू बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि ईरान का ही ये मैसेज था रिवोल्यूशनरी। पहले जब राजा पहलवी का शासन था, ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध थे इजराइल के। कोई ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। किसकी देन है? इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ये सब आया है। और उसका नारा क्या है? डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। कौन कह रहा है कि हम एक ज्यूज नेशन का अस्तित्व ही नहीं रहने देंगे? यानी कि तुम एक धर्म का पालन विशेष करते हो, इसलिए तुमको इस धरती पर रहने का ही अधिकार नहीं है। संगीत रागी को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। जेरूसलम पोस्ट की खबर है, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज, उनके नेता उनका है लेफ्टिनेंट जनरल अयार जमीर। उनका स्टेटमेंट है, द आईडीएफ कुड सून कोलैप्स इफ देयर इज नो सॉल्यूशन टू द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। यानी आईडीएफ कोलैप्स कर सकता, वॉर चल रहा है और उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कह रहा है कि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है और हमारी आर्मी कोलैप्स कर सकती है। ये हालत है। ठीक है। और ईरान की कितनी लीडरशिप भी कोलैप्स कर चुकी है। नहीं, ईरान की कितनी इसमें क्षमता है? इनको क्यों बुरा लगा? मैं आप लोगों पे कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। मैंने फैक्ट कर रहा हूं। एक व्यक्ति का आकलन इजराइल के मिलिट्री तथ्यात्मक नहीं हो चीफ का ये सकता है। है, ऐसा थिंकिंग हो, कैबिनेट में ऐसी बात कर रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट इसमें की खबर हमारे है। लोगों आप को लोगों बुरी बात अलग लग है, गई कितने भाई। लोग मरे हैं उससे कोलैप्स कर गए। ये रागी जी और सुधांशु जी मैं कह रहा हूं कि इजराइल में कितने तो लोग मरे इजराइल हैं? के खिलाफ इजराइल में बात कितने नहीं लोग मरे हैं? करनी मुझे है बताओ, मीडिया में। सुन लीजिए। अरे अगर इजराइल मान में लीजिए कितने लोग मरे हैं? भारत युद्ध में इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश हुए हैं, ये बताओ। 2%। सुन लीजिए पहले, ये उसी तरीके की स्थिति है कि भारत युद्ध में हो और आर्मी चीफ कहे कि हमारी सेना कोलैप्स कर रही है। राइट। है सीरियस बात या नहीं सीरियस बात? है सीरियस बात या नहीं सीरियस बात? इजराइल का, अरे भाई मैं तो ये फैक्ट बता इजराइल रहा के हूं। लिए सीरियस ये बात देखिए, है। चलिए अब वो फैक्ट दे रहा हूं। न्यूज दिखाने लेकिन जो वो ऑफिशियल सारी रिकॉर्ड करती रहती हैं। भाई ये आप वाला आप देख आप बोलेंगे लीजिए, सूरज लेकिन पूरब में नहीं ऑफिशियल उगता, रिकॉर्ड ये तो है। गलत बात है। अच्छा सुनिए, मोबाइल ऐप सुनिए, सुनिए। में नहीं उगता। मैं न्यूज का मैनिपुलेशन क्या होता है वो भी एक बताना चाहता हूं। न्यूज का ये एक जेरूसलम मिनट, पोस्ट है। न्यूज एक मिनट, न्यूज इजराइल का अखबार है। अरे सुनिए भाई, ये कोई तेहरान टाइम्स नहीं, इजराइल का अखबार है। और अरे भाई, उनके न्यूज़- कैबिनेट भी ये बात इसको कही है। सुधांशु जी यहाँ मानने ऐसे से लोग हैं, भाई, तैयार ऐसे भी नहीं हो रहे हाँ, हैं। ऐसे ही लोग अरे हैं, इजराइल ऐसे ही के लोग हैं। अखबार है, तभी इजराइल देश के का ये हाल सेना है। अध्यक्ष ऐसे ही जो है लोग वो हैं, इस बारे में सुनिए, अपने कैबिनेट में बात न्यूज और कर लॉजिकल रहे हैं। बात। एक सुनिए, अब आप तब मेरे तक तथ्य को इजराइल काट को बताइए ढकते मुझे। रहोगे तथ्य को और काट अमेरिका को अपडेट्स बता बचाते रहे रहोगे। हैं। आर्टिकल तो ठीक है, भाई, ओपिनियन पीस है, क्या एक बार मैं चेक करा लेती हूँ। खबर है ठीक है। भारत में और बहुत से उन्होंने लोग लिखते थे भाई, चलिए। और डूब गया भारत। सूरत वाला जी यहाँ माइक डूब गए उठाइए, बहुत सूरत लोग। वाला आर्मी सूरत चीफ वाला जी है, माइक ये भी कह रहे हैं कि मैं लेकिन कैबिनेट इसके- की मीटिंग में बोला है इसके उन्होंने। साथ ही कैबिनेट की ईरान मीटिंग में में बोला है एक उन्होंने। बात कह देता हूं, जल्दी। देखिए आप लोग लॉजिकल समझिए। ये लड़ाई क्यों शुरू हुई है? अमेरिका ने देखा कि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल पे बाह मरोड़ी, तब अमेरिका ने सोचा कि चाइना की बाह कहां मरोड़नी है। दो जगह से उसकी ऑयल सप्लाई आती थी, वेनेजुला और ईरान।
दोनों जगह अटैक हुआ। मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं, अगर चाइना इसका कोई आपके पास सबूत है क्या? एम्पिरिकल डेटा है क्या? 80% नहीं, है एम्पिरिकल डेटा। आप भी ऑथेंटिकेट करो ना, आप भी ऑथेंटिकेट, आप आए बाएं साइंस कुछ भी बोलते रहते हो। अरे उन्होंने दिखाया, इमोशनल हो जाते हैं भाई, कितने इमोशनल इमोशनल आप हो रहे हो भाई, आप इमोशनल हो रहे हो, मुझे तो आप इमोशनल हो रहे हो। अरे भाई एक लॉजिकल बात, एक मिनट सर पूरी बात ये एक दिन ये भी साबित कर देंगे कि सूरज पूरा भी सुनिए, नहीं उगता। अगर सबसे ज्यादा वहां से आ रहा था तो क्या वेनेजुला और ईरान में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा? होना चाहिए ना, जबकि लड़ाई की आशंका तो इतने साल से मैं थी। फैक्ट की बात कर रहा हूं। आपने टर्न पे बोलिए, मैं बिल्कुल लॉजिक की बात, आप कहे बीच में, मैं फैक्ट ही बोल रहा बारी बारी हूं। से। अगर वो सिस्टम होगा तो अमेरिकन तो नहीं हो सकता था, तो 99.99% चाइनीज डिफेंस सिस्टम होगा। इसका मतलब ना वेनेजुला में डिफेंस सिस्टम काम किया ना ईरान में, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिख रहा है कि तीनों जगह पे चाइनीज डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया, मगर कोई मीडिया में न्यूज नहीं है। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक आर्टिकल लॉजिक बताइए, समझिए और न्यूज क्या है इसको भी आप बताइए जहां समझिए। ऐसा कहा गया हो। ठीक है, लेकिन एक आर्टिकल लेकिन बता लेकिन दिए जो किसी रिसर्च किसी मैंने ग्लोबल निकाली मीडिया है में। यार, ठीक है, उसमें आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ जो एक लेफ्टिनेंट काम करो एलजी यार, तुम भी चला लो एक अखबार लेफ्टिनेंट जनरल है ईरान के लिए। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे युद्ध चलेगी अरे तो स्थिति संगीत गंभीर राज हो जी, आप सकती है मस्करी मैनपावर के करने के लिए नजरिए आते हैं से। डिबेट ये में। है उनका कोट है। अब चलिए मैं सूरत वाला जी आपके पास आ रही तो गलती सूरत मान वाला लीजिए जी, आप सबसे बड़ी अब बात तो ये गलती है मान कि लीजिए। बावजूद युद्ध की बात कौन कर रहे हैं? जिनका कोई इतिहास ही नहीं आजादी की लड़ाई में लड़ने का। तो ये यहाँ खड़े होकर शेर की तरीके से बोल रहे हैं। बात आम की शेर हो, की तरीके से बोल रहे हैं। चुप गई बात। हकीकत ये कि बंदे मातरम ये कहेंगे, संगीत रागी को ये बात मातरम चुप कहेंगे, गई। कोई आदमी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा। बात एक ईरान आदमी और आजादी की लड़ाई में नहीं जेल गया। क्यों हो रही है? एक आदमी स्वतंत्रता फांसी के संग्राम फंदे की पर तो बात नहीं नहीं चढ़ा। है, सिर्फ ये चुप गई बात संगीत रागी को। आजादी के समय में बात की कोई लोग थे नहीं, और आप अभी युद्ध की बात कर रहे हैं। एक मिनट, अभी आजादी अबे की ज्ञान दे रहे हैं। रिपोर्ट दूसरे बोलता हूं और एक वाक्य एक मिनट जो सुख मैं ये जानना चाहता था कि चलिए जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय घटना थी, पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया, लेकिन क्या उसके बदले में आप गजा के 72,246 लोगों का कत्ल करेंगे, मासूम बच्चों का कत्ल करेंगे, महिलाओं का कत्ल करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिफेंड करेंगे उसको, निंदा नहीं करेंगे उसको, थोड़ा सा और चिल्लाओ भैया। निंदा नहीं करेंगे उसको। ये लोग 72,246 लोगों का कत्ल हुआ वहां पे, मासूम बच्चे थे, जिसमें 60,000 से ज्यादा मासूम बच्चे और महिलाएं अरे वो थी। टेररिस्टों आपने के साथ आतंकवादियों को खड़े मारा होता तो समझ में आता। टेररिस्टों के ये आपकी साथ, जहनियत है। टेररिस्टों के बीच ये में आपकी थे। जहनियत है। टेररिस्टों के ये बीच में वो हॉलोकॉस्ट की खड़े थे। अब ये बोलिए, हॉलोकॉस्ट आप की जवाब जहनियत है। बॉम्बिंग के अंदर हॉलोकॉस्ट टेररिस्टों के की बीच में जहनियत है। खड़े थे वो। जवाब सुनिए। एक बात तो आपके मुंह से निकला टेररिस्टों होता को कौन कि गजा में जिन करके मासूमों बड़ा का किया था कत्ल गजा किया में? गया, ऑफिशियली इंडिया नहीं कहता, हमास को भी नहीं कहता। आशुतोष जी, आशुतोष जी, नेतन्याहू को के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। ठीक है, War let him criminal। respond now. एक मिनट, अभी आशुतोष जी ने इतना लंबा बोला, अरे मैं भाई, एक आप बोल दूं, देखिए, सुनिए, ये बोलने की बात करते हैं, गटर से गैस बनाने के लिए तो विवेक चाहिए ना। लगातार बोल रहे हैं, गटर से गैस बनाने के लिए विवेक चाहिए कि एक नहीं गटर चाहिए? से गैस वाली बात आ अब ये गई से है। सोना भी बना लेते हैं ना। आलू से सोना भी राहुल गांधी बना लेते हैं। देखिए डिबेट ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये मोदी जी के जो बयान से गटर से गैस से चाय बनाने वाली बात वो भी आ गई, आलू से सोना भी आ गया। गैस से अभी गटर से गैस बनाया जा सकता है। जाएगी सर, सुनिए तो, कोई शॉर्टेज ही नहीं है। ए बताओ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक बच्चे हालांकि एक तरह से सही है कि अगर वो वाले सिस्टम यहाँ पे चालू हो जाए तो शॉर्टेज ही ना हो गैस का। एक तो इवैक्यूएशन की बात बताई, तो उन्होंने कहा 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट के देशों में रह रहे हैं, भारत ने 3,75,000 लोगों को वापस बुलाया, और जो वहां रहना चाहते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां के राष्ट्राध्यक्षों से 2 राउंड वार्ता कर चुके हैं। ईरान से भी हम 300 लोगों को निकाल चुके हैं। अब बाकी जो 1,000 लोग थे, 700 लोग वहां रहना चाहते हैं, तो वो रह रहे हैं, उसके लिए ईरान की सरकार से ही बात चली। दूसरा, 41 देशों से हमने ऊर्जा के आयात के लिए व्यवस्था की है। हमने अपना एलपीजी का जो प्रोडक्शन है वो 40% यानी मैक्सिमम कैपेसिटी में बढ़ा दिया है। और भारत की कूटनीतिक दक्षता समझिए, रशिया से आने वाले 7 टैंकर जो टुवर्ड्स चाइना जा रहे थे वो डाइवर्ट होकर भारत की तरफ आए। रशिया से हमने बातचीत करके यह व्यवस्था की है। अर्थात इस समय सरकार को जो करना चाहिए, सरकार पूरी तरीके और से ईरान ने कहा भी है कि भारत का भी चाइना, रशिया, पाकिस्तान सबकी तरह वो जहाज आने देगा। एक बार छोटे छोटे कमेंट ले रही हूं आशुतोष, जल्दी, देखिए, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी। एक चीज है कि जो सरकार की प्रिपेयर्डनेस की बात की, मैं खाली एक डेटा दे देता हूं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पिछले शनिवार को आया है। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन पिछले 6 महीने लगातार श्रिंक किया है, लगातार घटा है। कम हुआ है। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन पिछले 20 महीने में लगातार ये सरकार की तैयारी है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का जो है वो 11 महीने में से 6 महीने प्रोडक्शन घटा है, और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन ठीक है, पिछले सालों में ठीक है, लगातार जल्दी से घटा है। जल्दी ये से सरकार की तैयारी है। जल्दी, हाँ। तो जाते जाते आशुतोष जी बता दिए कि ये सरकार की तैयारी क्या थी। 6 महीने से किसका स्टोरेज कम था, 11 महीने से किसका उत्पादन कम हो रहा था, ये सारी तैयारियां आपको बता दी। जंग की आग सरहदों तक सीमित नहीं रहती, उसकी तपिश रसोई तक पहुंचती है। आज सवाल मिसाइलों का नहीं, महंगाई, ऊर्जा सुरक्षा और आम भारतीय की जेब का है। अब जरूरत है शोर नहीं, समझदारी की,
ताकि वैश्विक संकट की कीमत आम नागरिकों को उठाना ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।